नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागोर एक नए जोश और नए जुनून के साथ फिर से हाजिर हूं आपके सामने भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। विगत 3 क्लासेज में हमने संविधान सभा को बहुत ही अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया। जितने भी फैक्ट्स, जितने भी प्रश्न बनने की भारतीय संविधान सभा से थी, उन सब के बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक पिछली 3 क्लासेज में चर्चा की थी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लासेज में जिन जिन बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे, उनमें सबसे पहला जो बिंदु होगा वो है प्रस्तावना क्या है। साथियों, प्रस्तावना क्या है इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसके बाद हम जिस टॉपिक को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं उससे हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण कथन, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जितने भी महत्वपूर्ण शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उन महत्वपूर्ण शब्दावली को लेकर भी आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, प्रस्तावना पर चलने से पहले एक बार हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है। देखो, हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को क्या करेंगे? संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। साथियों, ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना पर डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रस्तावना क्या है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, प्रस्तावना एक तरह से हम कहें केवल भारतीय संविधान में नहीं थी, जितने भी देशों के संविधान बनाए गए उन सभी देशों के संविधान में हमको प्रस्तावना देखने को मिलती है। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को हम एक दस्तावेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रस्तावना एक दस्तावेज है। जब भी आप किसी देश के संविधान को देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलती है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि किसी भी देश के जो संविधान बनाने वाले थे, वो संविधान निर्माता उस देश को किस ओर अग्रसर करना चाहते थे। साथियों, वो संविधान निर्माताओं के विचार आदर्शों का पता चलता है प्रस्तावना से, और इसी कारण जब आप देखोगे प्रारूप समिति के एक सदस्य हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वो कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। एक तरह से मैं कहूं कि संविधान का जो दर्शन है या संविधान का जो दर्पण है या संविधान का जो मुखौटा है, वो क्या कह सकते हैं? वो कहेंगे आप प्रस्तावना को। आप देखेंगे प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना से अभिप्राय एक ऐसे दस्तावेज से है जिसे हमें हमारे संविधान निर्माताओं के विचार सपने एवं आदर्शों का पता चलता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अल्लादी कृष्णा स्वामी जो अय्यर हैं, अय्यर के शब्द थे कि जो प्रस्तावना है वो क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसका विचार है? दीर्घकालीन सपनों का विचार। अर्थात इससे हमें पता चलेगा कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, वो संविधान निर्माता हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का संचालन चाहते थे।
वो क्या चाहते थे। इसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। प्रस्तावना वे नीतियां एवं आदर्श हैं जिन पर हमारी शासन प्रणाली और संपूर्ण संविधान आधारित है। साथियों, अगर शासन प्रणाली की बात करें तो अगर कोई भी देश हो, उस देश की प्रस्तावना से ही पता चल जाता है कि उस देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली चल रही है। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको पता है एक शब्द आता है लोकतांत्रिक, अर्थात हमारे जो संविधान निर्माता थे, वो संविधान निर्माता हमारे देश को कैसा शासन व्यवस्था देना चाहते थे, लोकतांत्रिक। कैसी? लोकतांत्रिक। दूसरा अगर बात करें तो संविधान जिस पर आधारित होता है, संपूर्ण संविधान जिस पर आधारित है, वो क्या है? हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है। और इसीलिए आपको पता है कि संविधान का दर्शन, संविधान का दर्पण, संविधान का मुखौटा, जो भी है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा भी किसको कहेंगे हम साथियों? तो वो कहेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। यहां से खूब प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न के जो कंफ्यूजन है उनको मैं क्लियर करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, सीधा सिंपल प्रश्न हो तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना। आप पढ़ते हो मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक भी हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। अगर आत्मा की बात करें साथियों, तो अगर सबसे पहले कोई व्यक्ति जो प्रस्तावना को आत्मा कहेगा वो है ठाकुरदास भार्गव। आपके दोनों जो डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर सीधा प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपका आंसर होगा ठाकुरदास भार्गव। लेकिन यदि एग्जामिनर आपसे प्रश्न करता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आपका आंसर बदल जाएगा और आपका आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। आशा करता हूं दोनों डाउट्स आत्मा को लेकर जो हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करती है। देखो, प्रस्तावना ही एक ऐसा दस्तावेज है जिसको देखते ही पता चल जाता है कि वो जो शासन व्यवस्था है उस देश की, वो किस ओर जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि प्रस्तावना ही संविधान का एक वह प्रकाश पुंज है या वह पुंज है, एक वह स्तंभ है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता हमारे देश की शासन व्यवस्था को किस ओर अग्रसर करना चाह रहे थे, वो हमारे देश के लोगों को, भारतीय नागरिकों को कैसा संविधान देना चाह रहे थे, तो इन सारी बातों का अगर पता चलता है तो वो पता चलेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए जो महत्वपूर्ण कथन है, किस किस ने क्या क्या महत्वपूर्ण कथन कहे हैं, वो भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं भारत प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तो प्यारे बच्चों, अगर प्रस्तावना की बात करें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो वो लिया गया है प्रस्तावना का अगर सबसे पहले उल्लेख मिलता है तो वो मिलेगा आपको अमेरिका के संविधान में। और ये भी आपको पता है कि अगर लिखित संविधान की बात करें हम, तो लिखित संविधान सबसे पहले किस देश का बना था, तो वो भी कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका ही वो देश है जिसने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया था। हालांकि सबसे बड़े संविधान की बात करें हम लिखित की, तो वो हमारे देश भारत का है। लेकिन अगर सबसे पहले किसी देश ने लिखित संविधान बनाया तो वो है अमेरिका। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना का सबसे पहले उल्लेख जिस देश के संविधान में मिलता है वो है अमेरिका। अब देखो, अगर हम भारत की प्रस्तावना की बात करें तो भारत की प्रस्तावना से संबंधित दो डाउट होते हैं कि अगर प्रस्तावना के विचार की हम बात करते हैं
तो विचार सबसे पहले कहां से लिया, वो लिया अमेरिका से। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका। लेकिन एग्जामिनर अगर दूसरा प्रश्न करता है भाषा शैली को लेकर, किसको लेकर, भाषा शैली को लेकर, तो भाषा शैली पर किस देश का प्रभाव मिलेगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। एक तरह से कहें कि अगर भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया गया है अमेरिका से, और जो प्रस्तावना की भाषा शैली है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति की बात करें, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसी तरह अगर पहली पंक्ति है तो वो भी हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। भारत के अगर संदर्भ की हम बात करें, आपको पता है, देखो जो प्रस्तावना है उसको उद्देश्य का भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, उद्देश्य का भी कहते हैं। और विगत क्लासेज में जब हम संविधान सभा की बैठकों पर हमने पढ़ रहे थे, तो मैंने संविधान सभा की तीसरी बैठक आपको बताई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही वो उद्देश्य प्रस्ताव है जो किससे प्रभावित है, प्रस्तावना जिससे प्रभावित है, उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हमें प्रस्तावना देखने को मिलती है, वो मिलती है 1919 के भारत शासन अधिनियम में। कौन से में, 1919 के भारत शासन अधिनियम में, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना का उल्लेख आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम में मिलेगा। लेकिन इसके बाद में फिर एक अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। इसके बाद जब हम चलते हैं, संविधान सभा का निर्माण हो जाता है और नेहरू जी के द्वारा एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसको संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को क्या कर देगी, पारित कर देगी। तो यही वो उद्देश्य प्रस्ताव है जो वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का रूप धारण किए हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत के संदर्भ की अगर हम बात करें तो पहली बार प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है 1919 के भारत शासन अधिनियम में। 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार प्रस्तावना को शामिल किया गया था। लेकिन साथियों, जैसे ही 1935 का अधिनियम आएगा, 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना को शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि भारतीय संविधान की द्वितीय वाचन होगा, जो आपको पता है कब हुआ था। फर्स्ट वाचन की अगर हम बात करें तो 4 नवंबर 1948 से प्रारंभ होगा और 9 नवंबर 1948 को चलेगा। द्वितीय वाचन की अगर हम बात करें तो द्वितीय वाचन शुरू होगा 15 नवंबर 1948 से, जो चलता है 17 अक्टूबर 1949 तक। और इसी 17 अक्टूबर 1949 के अंतिम दिन, जैसे ही संविधान का अंतिम दिन है वाचन का, द्वितीय वाचन का 17 अक्टूबर 1949 को, तो ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। देखो क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, तो आपको ये डेट याद रखनी है, 17 अक्टूबर 1949। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। कब किया? संविधान सभा की तीसरी बैठक में किया। डेट याद रखनी है 13 दिसंबर 1946। और इसीलिए जो जवाहरलाल नेहरू है, उनको प्रस्तावना का जनक तथा पिता की संज्ञा दी जाती है। प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपको इसी क्लास में क्लियर होंगे। एक ही क्लास में प्रस्तावना होने वाली नहीं है। आपको लगता है 10-12 लाइन की प्रस्तावना है, इसको एक क्लास में समाप्त कर दें, तो एक क्लास में ये जो प्रस्तावना है ये समाप्त नहीं होगी। आपको पता है कि जैसे ही संविधान सभा की तीसरी बैठक होगी, तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को क्या होगा?
पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और इसी उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया जाएगा। और चूंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसीलिए वर्तमान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका जनक तथा पिता किसको माना जाता है दोस्तों, तो वो माना जाता है जवाहरलाल नेहरू को। चलते हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान सभा के जो जितने भी मेंबर्स थे या और भी थे, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन याद रख वो दिए हैं, जिनको हम आज कवर करेंगे। मैंने आपको कुछ देर पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि अगर संविधान की आत्मा कोई कहने वाला व्यक्ति है तो कौन है, ठाकुरदास भार्गव है। तो आपको ऐसे महत्वपूर्ण कथन भी याद रखने हैं। चलते हैं कथन की ओर। देखो, एक ये भी दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। जब आप देखोगे संविधान सभा के एक सदस्य हैं के संथानम, क्या नाम है, के संथानम का सुझाव था कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तन में लाना चाहिए। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें एक तिथि आती है 26 नवंबर 1949, मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को क्या करेंगे, हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करेंगे। साथियों, ये जो सदस्य है के संथानम, इनका एक प्रस्ताव था कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो फिर क्यों ना इसी दिन हमको भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमल में लाना चाहिए, लागू करना चाहिए। लेकिन आपको पता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे, ये इनके मत को खारिज करेंगे, अस्वीकार करेंगे और एक अपना जो मत है वो कैसे देंगे, खारिज करने के पीछे कोई ना कोई, जब अस्वीकार करेंगे तो कुछ ना कुछ अपना तथ्य तो पेश करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, अमल में इसी दिन लागू नहीं कर सकते 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो भारत को गणराज्य घोषित करेगी। आपको पता है एक शब्द आता है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो जब गणराज्य है तो गणराज्य तो 26 नवंबर 1949 को भारत बना ही नहीं है। तो जब बना नहीं 26 नवंबर 1949 को गणराज्य, तो इसको क्या करेंगे, अस्वीकार कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत क्या बना, एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था। और इसीलिए हम क्या मनाते हैं, इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट आपको। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। संविधान सभा के सदस्य थे एच.बी. कामत। ये भी एक याद रखने वाला बिंदु है, क्योंकि एच.बी. कामत का भी प्रस्ताव था। देखो, भारतीय संविधान की जब आप प्रस्तावना देखेंगे तो प्रस्तावना में एक शब्द आता है हम भारत के लोग। तो ये जो एच.बी. कामत हैं, इनका एक सुझाव था कि जो हम भारत के लोग हैं ना, इनके स्थान पर हमको क्या लेना चाहिए, भारत के लोग से पहले ये चाहते थे ईश्वर का नाम प्रतिस्थापित किया जाए। ये चाहते थे कि हम भारत के लोग, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आता है शब्द, इसके स्थान पर हमको ईश्वर का नाम लेकर इसको प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इसको भी अस्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि संविधान सभा का, और जैसे ही संविधान सभा इसको अस्वीकार करेगी तो ये कहेंगे कि हमारे इतिहास में आज का दिन कैसा दिन है, कलंक का दिन है, ईश्वर भारत की रक्षा करे। तो किसका कथन है, एच.बी. कामत का ये कथन था। और एच.बी. कामत का कथन आपको याद रखना है। इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी वो मैंने आपको बताती है कि एच.बी. कामत जो थे वो चाहते थे कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग से पहले किसका नाम लें, ईश्वर का नाम प्रतिस्थापित किया जाए। लेकिन इनका जो मत था इसको भी संविधान सभा अस्वीकार करेगी। और जैसे ही अस्वीकार करेगी तो इनका कथन याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि आज का जो दिन है वो भारत के इतिहास में कलंक का दिन है, ईश्वर भारत की रक्षा करे। साथियों, आपको जितने भी डाउट्स है प्रस्तावना को लेकर मैं कवर करते हुए चल रहा हूं। जितने भी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं या जितने भी प्रश्न बनने की संभावना होगी, उन सभी को भी मैं साथ साथ लेकर चलूंगा। चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। कथन को लेकर अगर हम बात करें तो मैंने जब प्रस्तावना प्रारंभ की थी पढ़ाना तो मैंने आपको बताया था कि यही वो प्रस्तावना है जिसको संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय पत्र, उद्देशिका, मुखौटा, दर्पण, दर्शन, आत्मा आदि की संज्ञा दी जाती है। साथियों, प्रस्तावना की कुंजी, वो संविधान की कुंजी भी किसको कहेंगे? तो वो प्रस्तावना को कहेंगे। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि परिचय पत्र, आई कार्ड किसको कहेंगे? तो वो भी प्रस्तावना को कहेंगे। दर्शन, मुखौटा, उद्देशिका और आत्मा, या अगर पूछा जाए दर्पण, अगर संविधान के दर्पण की भी हम बात करें तो इन सब नामों से जाना जाता है प्रस्तावना को। कौन कौन से जो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या क्या कहा है तो हम पढ़ते हैं। N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला का नाम आपने खूब सुना होगा। केशवानंद भारती 1973 का जो वाद है उससे संबंधित जो वकील हैं इनका नाम है N.K. पालकीवाला। और ये खूब फेमस हुए थे क्योंकि ये महत्वपूर्ण वाद है और सबसे बड़ी खंडपीठ भी आपको पता है जजेज की, वो इसी वाद में बैठी थी। तो इन्होंने क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। क्या बोल दिया? आई कार्ड। इसको क्या बोल दिया? आई कार्ड बोल दिया। आई कार्ड बोलने वाले, परिचय पत्र बोलने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो है N.A. पालकीवाला। तो संविधान का परिचय पत्र क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगी। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो वो आपको याद रखना है N.A. पालकीवाला है। अगर हम बात करें ठाकुरदास भार्गव जी की तो ठाकुरदास भार्गव ने इनको क्या बोल दिया? संविधान की आत्मा। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग, इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो प्रस्तावना है। और ऐसे कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपको नाम याद रखना है, ठाकुरदास भार्गव। आत्मा को लेकर जो दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको क्लियर करने का पहले ही प्रयास कर चुका हूं, क्योंकि आत्मा अगर सीधा पूछा जाए तो आपको आंसर आएगा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। लेकिन अगर आर्टिकल 32 को लेकर पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है तो वो हो जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर जी। अगला पढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के एक सदस्य हैं कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य भी थे प्रारूप समिति में। इन्होंने भी कहा है और इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। क्या दी है? राजनीतिक कुंडली कहने वाले व्यक्ति हैं तो वो है के.एम. मुंशी। अगर हम अर्नेस्ट बारकर की बात करें तो इन्होंने इसको कह दिया की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान की जो कुंजी है, की है, वो क्या है? अर्नेस्ट बारकर बोलेंगे और वो क्या है? प्रस्तावना है। अगले जो बोलेंगे गोविंद दास, पंडित गोविंद दास जी हैं। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आधारशिला बोल दिया कि अगर भारतीय संविधान जिस पर टिका हुआ है एक तरह से नींव है या आधारशिला है, तो आधारशिला कहने वाले कोई है तो वो है पंडित गोविंद दास। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, कृष्णा स्वामी जो अय्यर हैं वो क्या कहेंगे? दीर्घकालीन सपनों का विचार, कि जो संविधान, ये प्रस्तावना है, ये संविधान की दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है कि दीर्घकालीन सपनों का विचार, दीर्घकालीन सपनों का विचार अगर किसी ने कहा तो वो कौन है? वो है कृष्णा स्वामी अय्यर। और आपको पता है कि ये जो अय्यर जी थे, ये अय्यर जी प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। अब प्रारूप समिति के सदस्य दो हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में कोई ना कोई कथन कहा है। तो कृष्णा स्वामी जो अय्यर जी थे वो तो कहेंगे क्या कि ये हमारे संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अर्थात हमारे जो संविधान निर्माता हमारे देश की शासन व्यवस्था को किस दिशा में ले जाना चाह रहे थे, इसको बताने का प्रयास अगर कोई करेगा भाग, तो वो है प्रस्तावना। के.एम. मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कहा, के.एम. मुंशी ने, कि ये राजनीतिक कुंडली है। क्या है? राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है, वो दी है के.एम. मुंशी ने। अर्नेस्ट बारकर की अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट बारकर जी ने बोल दिया कि ये कुंजी है, की है कॉन्स्टिट्यूशन की। और अगर हम गोविंद दास जी की बात करें तो पंडित गोविंद दास जी ने
इसको संपूर्ण संविधान की आधारशिला या नींव की संज्ञा दे दी। देखो, और एन ए पालकी वाला जिनका नाम केशवानंद भारतीवाद से जुड़ा है, उन्होंने इसको क्या बता दिया, परिचय पत्र कह दिया। और संविधान की आत्मा कहने वाले जो हैं वो ठाकुरदास भार्गव हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको सारे जो महत्वपूर्ण कथन हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान का दर्पण, संविधान का दर्शन, संविधान का मुखौटा, संविधान का परिचय पत्र, एक तरह से संविधान की आत्मा जो भी है, उद्देश्य का है, वो सब क्या है, वो है प्रस्तावना। अगर संविधान को कुज्जी कहा है तो अर्नेस्ट बारकर है। आत्मा कहा है वो कौन है, आत्मा कहने वाले ठाकुरदास भार्गव हैं। अगर परिचय पत्र या आई कार्ड की आपसे पूछे तो वो है पालकी वाला जी। अगर आपसे अर्नेस्ट बारकर का कथन कहें तो वो कुज्जी बोलेंगे कि संविधान की कुंजी है। और पंडित गोविंद दास जी तो संपूर्ण संविधान की नींव अर्थात आधार जिस पर टिका हुआ है वो प्रस्तावना है, ऐसा कथन जिसने कहा है आधारशिला को लेकर, तो वो है गोविंद दास। तो प्यारे बच्चों, आज के जो भी हैं, पिछली जो स्लाइड्स में हमने पढ़ा है वो सारे डाउट्सों के साथ क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूं। आशा करता हूं जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसा एक भी टॉपिक, मतलब जो भी एक भी फैक्ट नहीं छोड़ा जाएगा जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड होगा। पूरा प्रयास करेंगे। अब चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आपको पता है कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, जैसे हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग भारत को। अगर आप जब संविधान की प्रस्तावना देखेंगे तो इस प्रस्तावना की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें हम भारत के लोग, हम भारत के लोग की अगर हम बात करते हैं तो इससे भी प्रश्न बनता है। और इससे प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान जो निर्माता थे वो एक्चुअल में शासन की शक्ति या शासन की बागडोर किसके हाथ में सौंपना चाहते थे। तो आंसर होगा भारत की जनता या भारत के लोगों के लिए। और इस बात का पता कहां से चलेगा आपको, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। यहीं से एक अगला प्रश्न भी खूब पूछा गया है एग्जाम में कि हम भारत के लोग भारत को, अब देखिए यहां भारत शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है। तो प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपको आंसर याद रखना है, 2 बार आएगा। इसके बाद जब आप पढ़ोगे संविधान की प्रस्तावना तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, एकता अखंडता, ये जो सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं इनको लेकर हम अभी चर्चा करेंगे। साथियों, एक एक जो शब्द है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं और उनका मतलब क्या है वो सब हम आज की क्लास में अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो अभी यहीं से एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के न्याय की बात कौन करता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है। अगर बात आ जाए कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगर समानता की बात करें हम तो समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की। लेकिन जब आप आर्टिकल पढ़ोगे, समानता का अधिकार 1914 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आपको आएगा 1922। उनमें हम स्वतंत्रता और समानता को लेकर बहुत ही बारीकी से डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब हम समझते हैं संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली। आज की क्लास में जिन जिन शब्दों पर हम डिस्कस करेंगे तो वो पहला होगा संप्रभुता, दूसरा होगा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता। इन सारे शब्दों पर विशेष रूप से हम कहें खूब डिटेल्स में चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक लेते हैं संप्रभुता। साथियों, क्लास को अंत तक देखना है और अंत तक जब आप देखोगे, लास्ट तक डटे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रस्तावना से कौन कौन से प्रश्न जो आपने आज तक कहीं नहीं पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे जो भी प्रश्न बनते हैं उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है संप्रभुता। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में संप्रभु है क्या। भाई, संप्रभुता का मतलब क्या होता है और भारत भी संप्रभु कब बनेगा। भाई, पहले तो जब हम बात करते हैं 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले की, तो तब तक तो भारत संप्रभु है ही नहीं।
अगर हम संप्रभुता की बात करें तो संप्रभुता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। जब कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होता है, जो भी निर्णय उसको लेने हैं, किस देश से किस प्रकार के संबंध रखने हैं, उन सब से संबंधित जब वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होता है, उस पर किसी भी देश का कोई दबाव नहीं होता है, तो वही देश क्या होगा, संप्रभु राष्ट्र होगा। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान जो भी डिसीजन ले चाइना के दबाव में लेता है, तो आप पाकिस्तान को एक संप्रभु राष्ट्र नहीं मान सकते। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो आपको याद है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब घोषित होगा, तो साथियों घोषित होगा 26 जनवरी 1950। देखिए संप्रभुता की अगर हम बात करें तो संप्रभुता के प्रकार हैं दो, एक आंतरिक संप्रभुता और एक दूसरी है बाहरी संप्रभुता। जब भी कोई देश अपने, देखिए पढ़ते हैं संप्रभु, कोई राष्ट्र है उसको बोलेंगे किसको, कि जब कोई राष्ट्र अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत रखता है, जब वो जितने भी निर्णय ले रहा है वो स्वयं अपने विवेक से ले रहा है, किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, उसी राज्य को आप क्या कहेंगे, संप्रभु राज्य की संज्ञा देंगे। क्लियर हुआ होगा। जब कोई देश या राष्ट्र अपने आंतरिक बाहरी अर्थात विदेशी मामलों में निर्णय लेने की ताकत स्वयं रखता है, कोई भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, तो इसी देश को हम क्या कहेंगे, संप्रभु राष्ट्र बोलेंगे। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत आपको याद है, भारत होगा 26 जनवरी 1950 को क्या घोषित हो जाएगा, संप्रभु राष्ट्र घोषित होगा। आशा करता हूं संप्रभुता समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर, और आज का बिंदु है क्लास में संप्रभुता के बाद हम पढ़ेंगे समाजवाद। समाजवाद की अगर हम बात करें तो समाजवाद एक तरह से आर्थिक न्याय से प्रभावित है। समाजवाद की अगर हम बात करें तो समाजवाद किसको कहेंगे आप, समाजवादी राष्ट्र किसको कहेंगे। देखो बच्चों, जब उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर क्या होगा, उत्पादन एवं वितरण के साधनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, न्यायपूर्ण वितरण होगा, उसी देश को या उसी राष्ट्र को हम समाजवादी राष्ट्र मान सकते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर जब कोई देश किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है तो वो देश कैसा हो जाएगा, समाजवादी होगा। लेकिन साथियों मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको राज्य विशेष क्या दे सकता है, विशेष एक तरह से हम कहें विशेष प्रावधान कर सकता है। समाजवाद से तात्पर्य होता है उत्पादन और वितरण के साधनों का न्यायपूर्ण वितरण और इनका प्रयोग सामाजिक हित। बस ये दो पॉइंट याद रखने हैं समाजवाद से रिलेटेड। क्या रखना है कि जितने भी उत्पादन और वितरण के संसाधन है ना, उनका न्यायपूर्ण वितरण होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और दूसरा याद रखना है उनका प्रयोग सामाजिक हित में ही किया जाना चाहिए। समाजवाद की जो अवधारणा है वो साथियों आर्थिक न्याय पर आधारित है। किस पर आधारित है, आर्थिक न्याय पर आधारित है। समाजवाद शब्द की अगर हम बात करें तो समाजवाद शब्द जब मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उस दिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। प्रस्तावना में कब कब बदलाव होगा, कितने बदलाव हुए हैं, उन पर भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको खूब पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले आपको पता है, मतलब प्रस्तावना को अंग ही नहीं माना था संविधान का, तो कोई बदलाव कर ही नहीं सकते थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन होगा 1976 में, तब पहली बार और अंतिम बार एक ही बार हुआ है संशोधन। 3 नए शब्द जोड़ेंगे, जिनमें पहला शब्द आपको याद रखना है समाजवाद। ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है प्रस्तावना को लेकर। 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रश्न करता है खूब, और 3 शब्द पूछ सकता है कि कौन कौन से शब्द जुड़े, तो आपको याद रखना है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये जो 3 नए शब्द हैं ये जुड़ेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो देखो बच्चों, समाजवाद जो शब्द है वो मूल संविधान में वर्णित था ही नहीं, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा जाएगा। और अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों यहां पर लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अगर हम बात करें समाजवाद भी कैसा है, लोकतंत्र है। समाजवाद जैसे हम बात करें चाइना की, चाइना में ही समाजवाद है। लेकिन आप बात करें भाई चाइना को क्या समाजवादी बोलेंगे, वहां भी जो सत्ता है एक तरह से, जैसे भारत की हम बात करें तो भारत में तो क्या है, लोकतंत्र है ये। अब वहां भी क्या है, मुझे बताओ, समाजवाद कह सकते हैं? वहां सत्ता में भागीदारी है ही नहीं।
वहां तो सत्ता में भागीदारी नहीं है, तो वहां लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है, लेकिन समाजवाद है। तो अगर भारत की बात पूछें तो भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आप पढ़ते हो यूं तो अब वर्तमान में कहें तो भारत धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर भी अग्रसर हो रहा है। दोनों पॉइंट हमने, पहला पॉइंट पढ़ा संप्रभुता, दूसरा पढ़ा समाजवाद। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में आए हैं। और यहां से जो समाजवाद वाला टॉपिक है, यहां से तो दो फेवरेट प्रश्न बनते हैं, मैंने बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा बिंदु प्रस्तावना का, पंथ निरपेक्षता। क्या कहेंगे? पंथ निरपेक्षता। अब आपने देखो पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है। आपको एक शब्द और है, आपने पंथ निरपेक्षता भी सुना है और धर्म निरपेक्षता भी सुना है। एक शब्द आता है पंथ निरपेक्षता और एक शब्द आता है साथियों धर्म निरपेक्षता। अब दोनों का एक तरह से कहें तो क्या है? एक ही अर्थ है। लेकिन अगर हम बात करें तो पंथ निरपेक्षता एक विस्तृत अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? विस्तृत अवधारणा है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता भी समाहित है। और अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो यह होगी एक संकुचित अवधारणा। अगर हम भारतीय संदर्भ में इसकी बात करें तो भारत की संदर्भ में आपको पता है पंथ निरपेक्षता का मतलब है, आपको याद रखना है, सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव अर्थात भारत सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। देखो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता वैसे तो एक ही शब्द है, लेकिन पंथ निरपेक्षता बहुत ही व्यापक अवधारणा है। और जो धर्मनिरपेक्षता है, एक तरह से कहें धर्मनिरपेक्षता में कोई राष्ट्र धर्म विरोधी हो सकता है। क्या हो सकता है? धर्म विरोधी हो सकता है। लेकिन पंथ निरपेक्षता में वही राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र धर्म विरोधी नहीं होगा। अब मुझे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का आप बता दो, भारत धर्म विरोधी है क्या? भारत धर्म विरोधी है ही नहीं। तो भारत, मुझे बताओ कौन से धर्म का विरोध करता है? जब कोई देश का कोई भी एक राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को समान, मतलब समानता की दृष्टि से देखा जाता है, सभी धर्मों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ही नहीं किया जा रहा है, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा पर भारत देश की जो वो है आधारित है संविधान। तो मुझे बताओ भारत कैसा है? पंथ निरपेक्षता है। भारत किसी भी धर्म की क्या नहीं करता है? किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। साथियों पढ़ते हैं डिटेल में, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होगा। पंथ निरपेक्ष एक ऐसा राज्य होता है जो किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। अब अगर भारत की आप बात करें तो मुझे बता दो, भारत किसी विशेष धर्म का करता है क्या समर्थन? नहीं करता। हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, ईसाई है और जो भी धर्म है, विभिन्न धर्मों के लोग भारत में खूब रहते हैं, लेकिन भारत किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। आप खूब पढ़ोगे मूल अधिकारों के अंतर्गत, जब आप पढ़ोगे कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तो आप मुझे बता दो, जब कोई देश विशेष धर्म का समर्थन ही नहीं करता है, किसी देश का एक मतलब राष्ट्रीय धर्म ही नहीं है, तो वो देश कैसा होगा? वही देश पंथ निरपेक्ष होगा। और भारत की आप बात करें तो भारत किसी भी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। और क्या होगा? सभी धर्मों के साथ समान संरक्षण। सभी धर्मों के लोग भारत में खूब रहते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव भारत में किया ही नहीं जाता है। और जब किसी प्रकार का भेदभाव है ही नहीं, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान है, कोई विशेष धर्म है ही नहीं, विशेष धर्म का समर्थन है ही नहीं, और सभी को क्या प्रदान की गई है? धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो वही देश तो क्या होगा? पंथ निरपेक्ष होगा। और पढ़ते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द भी, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा था साथियों, पिछले स्लाइड में एक शब्द आया था समाजवाद। समाजवाद भी मूल संविधान में नहीं था। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होगा तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जुड़ेंगे और उन 3 शब्दों में एक शब्द आता है समाजवाद और एक शब्द आता है पंथ निरपेक्षता और एक तीसरा शब्द है अखंडता। तो ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एक भी डाउट्स आज की क्लास में नहीं रहेगा प्रस्तावना से रिलेटेड। हालांकि एक क्लासेज में कंप्लीट नहीं होने वाली है, नेक्स्ट क्लास भी होगी, लेकिन आज की क्लास में जो जो हम डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड एक भी पॉइंट आपका आज की क्लास में रहने वाला नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर, और नेक्स्ट बिंदु है हमारा लोकतंत्र। देखिए प्रस्तावना में आता है कैसे कैसे। सबसे पहले शब्द कौन सा पढ़ा था हमने? संप्रभु।
कि हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। और लोकतंत्र के बारे में आपने खूब पढ़ा है, लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, अर्थात जनता का शासन। और अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है वही क्या है, लोकतंत्र है। तो भारत में भी क्या है, आप जब देखते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत के संविधान निर्माता भारत को क्या बनाना चाहते थे, लोकतंत्र बनाना चाहते थे। तो लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन, और जनता की शासन से मतलब है जनता की भागीदारी। अब वो जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। और इसी के आधार पर जब आप पढ़ोगे तो लोकतंत्र के प्रकार हो जाएंगे दो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी जनता का शासन, और अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको याद रखनी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है वही क्या है, लोकतंत्र। पढ़ते हैं, लोकतंत्र सबसे तात्पर्य है शासन में प्रत्यक्ष, जैसा कि मैंने बताया, और अप्रत्यक्ष। भाई एक तरह से जनता की भागीदारी होनी चाहिए, और जनता की जिसमें भागीदारी है, जनता का जो शासन है वही लोकतंत्र है। अब जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। अगर हम बात करें, और इसी जनता की भागीदारी के आधार पर इसको, लोकतंत्र को हम दो पार्टों में बांटेंगे, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के प्रकार हैं, आपको याद रखनी है। अब्राहम लिंकन की फेवरेट परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है वो लोकतंत्र कहलाता है। साथियों, आशा करता हूं जो भी आपको आज की क्लास में पढ़ाया जा रहा है अच्छे से समझ में आ रहा है। बस बार बार मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि क्लास में अंत तक बने रहें, पूरी वीडियो देखें, एक भी डाउट्स या एक भी फैक्ट आपका प्रस्तावना से रिलेटेड रहने वाला नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, गणराज्य। अब देखिए, गणराज्य को हम खूब पढ़ते आ रहे हैं। गणराज्य कब बनेगा, गणराज्य या गणतंत्र कब बनेगा भारत पूर्ण गणराज्य कब बनता है, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को ही हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं बच्चों, गणतंत्र दिवस। वो आपको याद रखना है, कब मनाएंगे हम, 26 जनवरी 1950 कब मनाएंगे, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र। क्योंकि इसी दिन भारत गणराज्य होगा। अब गणराज्य का अर्थ होता क्या है, देखो, जब भी किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख क्या होगा, निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होता है। क्या होता है, वंशानुगत। जब वंशानुगत नहीं होगा और शासन अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष या शासन प्रमुख की निर्वाचित करेंगे हम, और वही देश क्या हो जाएगा, गणराज्य हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे, हमारे यहाँ जो शासन प्रमुख है देश का, वो सबसे बड़ा पद कौन सा है, राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को शपथ लेंगे और इसी दिन भारत का संविधान लागू होगा, और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही भारत को हम क्या घोषित कर देंगे, गणतंत्र बना देंगे। तो गणतंत्र कब बना, एक तो डेट याद रखनी है आपको कि भारत पूर्ण गणराज्य कब बनेगा, 26 जनवरी 1950 को। और इसी कारण हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया, ये आपको मैंने पिछली बारी वीडियो में बताई थी, लाहौर अधिवेशन वाली बात याद कर लेना, है ना, कि 26 जनवरी को ही। भाई जब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को हो गया था तैयार, तो पूर्ण रूपेण इसको लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। वो लाहौर अधिवेशन वाली घटना है ना। अब गणराज्य का अगर आपसे कोई ये पूछ ले, भाई ठीक है संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द आता है, लेकिन पता तो होना चाहिए गणराज्य क्या है। तो बच्चों, गणराज्य का मतलब होगा जब किसी देश का प्रधान निर्वाचित होगा, निर्वाचित ही होना चाहिए। जो कोई राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत, जैसे ब्रिटेन की बात करें, राजा का बेटा जब राजा होगा तो उस देश को क्या बोलेंगे हम, गणराज्य नहीं बोलेंगे, वो राजतंत्र हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं गणतंत्र की, तो गणतंत्र वही होगा जब राष्ट्र अध्यक्ष या शासन प्रमुख क्या होगा, निर्वाचित होगा। तो साथियों, आपको गणराज्य गणतंत्र से रिलेटेड समझ में आया होगा। अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे इसमें वो है न्याय। न्याय से संबंधित प्रश्न बनता है एक या दो। देखो, एक तो प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है ना। यो तो आप आर्टिकल 38 और 39 जब आप पढ़ोगे नीति निर्देशक तत्वों में, वहां भी न्याय की बात आती है। लेकिन अगर प्रस्तावना की बात करें तो बात आती है 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय है।
कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात करती है? तो वो है 3 प्रकार के न्याय की। और कौन कौन से हैं? वो हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तीनों न्याय की पूछ सकता है, या यहां से एक प्रश्न पूछ सकता है, ये वाला कि भाई बता दो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3। अब सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो जब देखिए आर्थिक न्याय वाला पोर्शन तो मैंने आपको समाजवाद में भी क्लियर किया था, लेकिन सामाजिक न्याय की हम बात करें तो सामाजिक न्याय में जब कोई भी राष्ट्र धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा तो सामाजिक न्याय की अवधारणा है। आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें तो जब उत्पादन और वितरण के साधनों में न्यायपूर्ण वितरण होगा, आर्थिक न्याय। सभी को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार के द्वारा बेरोजगारी को विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर करके समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये सब कौन सी अवधारणा है? आर्थिक न्याय है। अगर राजनीतिक न्याय की बात करें हम तो राजनीतिक न्याय में आप शामिल कर सकते हो दोस्तों, जैसे हम मतदान देने का अधिकार। कौन सा? मत देने का जो अधिकार है हमारा, मत देने का अधिकार वो क्या है? हमारा राजनीतिक न्याय की अवधारणा है। एक तरह से हम निर्वाचित कोई सदस्य, अगर किसी जगह हमको चुनाव लड़ना है, किसी उम्मीदवार होना है, हमें निर्वाचित होना है, तो हम चुनाव भी लड़ सकते हैं किसी भी पार्टी के द्वारा, निर्दलीय जो भी है। तो निर्वाचित होने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, ये सब शामिल होगा राजनीतिक न्याय के अंतर्गत। धर्म, जाति, लिंग, मूल, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है, ये सब क्या है? सामाजिक न्याय है। और सरकारों के द्वारा गरीबी मिटाने के प्रयास किए जाना चाहिए, सभी लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, आजीविका रोजगार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये सब आपका आ जाएगा किसमें? आर्थिक न्याय में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब देखिए अगला जो बिंदु है वो हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता। कितनी है? स्वतंत्रता। अब हम बात करें साथियों स्वतंत्रता की, अगर हम बात करें तो देखो उद्देश्य प्रस्ताव में भी स्वतंत्रताएं थी। उद्देश्य प्रस्ताव में भी पंडित नेहरू के द्वारा इन्हीं 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। स्वतंत्रता की बात भी 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें भी स्वतंत्रताएं हैं। समानता की अगर हम बात करें तो उसमें भी समानताएं थी उद्देश्य प्रस्ताव वाले में। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूर्ण रूपेण उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। कुछ अंतर है, बाकी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, जिसको संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को पारित होगी, तो ये जो प्रस्तावना है ना ये वही है। उन्होंने भी स्वतंत्रता की बात की है। अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित है। पहला प्रश्न तो संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता से यही बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित है। तो बच्चों आपको याद रखनी है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित है किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन सी है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो संविधान की प्रस्तावना से स्वतंत्रता को लेकर यही प्रश्न बनता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। तो आपको याद रखना है विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। लेकिन यही अगर बात करें भाई जो प्रस्तावना है ये एक्चुअल में उद्देश्य प्रस्ताव से तो प्रभावित है। किससे प्रभावित है? उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव में 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, जिसमें आपको व्यवसाय थी, संघ था, कार्य करने की, ये 3 स्वतंत्रताएं और शामिल थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्रताएं 8 हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हैं। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर, और आज का नेक्स्ट बिंदु है हमारा समानता। कौन सा है? समानता। समानता की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बच्चों 2 प्रकार की समानताएं हैं। कौन कौन सी हैं? 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की और अवसर की। और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था स्वतंत्रता को लेकर, उद्देश्य प्रस्ताव में कितनी प्रकार की हैं? तो उद्देश्य प्रस्ताव में अगर समानताओं की बात हम करें तो उद्देश्य प्रस्ताव में 3 प्रकार की समानताएं थी।
ये भी मैं साथ में क्लियर करते चल रहा हूं। पिछली स्लाइड में जब हमने स्वतंत्रता पढ़ी थी तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और उद्देश्य प्रस्ताव में 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। अगर हम समानता की बात करें तो समानता का आर्टिकल आपको पता है, अनुच्छेद 14 से 18 जब आप मूल अधिकार पढ़ोगे तो खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। तो समानता का जो अधिकार है वो मिलेगा आपको मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18, और स्वतंत्रता मिलेंगी अनुच्छेद 19 से 22 मूल अधिकारों में। कितने आर्टिकल से? अनुच्छेद 19 से 22। और जब आप मूल अधिकार पढ़ोगे तो स्वतंत्रता समानता को खूब डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहां बात चल रही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की समानता है दोस्तों? 2 प्रकार की। उद्देश्य प्रस्ताव में कितने प्रकार की थी? 3 की। प्रतिष्ठा की भी थी उसमें, अवसर की भी थी, और एक थी विधि के समक्ष समता। किसकी? विधि के समक्ष। तो अगर उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव में 3 प्रकार की समानताएं हैं, और प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। दोनों साथ में क्लियर हुए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर, और आज का हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो है एकता और अखंडता। ये आज की क्लास का हमारा अंतिम बिंदु है। बस तो बस इसको और पढ़ते हैं, एकता और अखंडता। दोस्तों आपको खूब पता है भारत के बारे में, एकता है ना। विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग खूब रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं। विविधता में एकता, भारत की विशेषता, यही हम पढ़ते आ रहे हैं इतने दिनों से। तो एकता और अखंडता की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में ये जो शब्द है ये शामिल नहीं था। क्या नहीं था? मूल संविधान में अखंडता शब्द था ही नहीं। और आपको याद रखना है, पिछली स्लाइड में मैं बता चुका हूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा तो उसमें 3 नए शब्द जुड़ेंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये 3 शब्द ही बार बार पूछे जाते हैं। या तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है निम्न में से कौन सा शब्द मूल संविधान में था या नहीं था, या कौन सा जोड़ा गया। तो आपको याद रखने तीनों। और कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां। होगा कब? 1976 में होगा। बस यही 3 नए शब्द हैं। और केवल अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है संविधान की प्रस्तावना में? तो बच्चों केवल 1 बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें 3 नए शब्द जुड़ेंगे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम बिंदु, अखंडता। तो पढ़ते हैं, अखंडता शब्द मूल संविधान में था ही नहीं, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े गए? 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द कौन कौन से हैं? समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, अखंडता है। आशा करता हूं आज की जो क्लास हमारी प्रस्तावना को लेकर थी उसमें जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको पता है कि ये मेरी जो क्लास है ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की 4th नंबर की क्लास है। पिछली 3 क्लासेज में हमने संविधान सभा को अच्छे से पढ़ा। आपने मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए जो स्नेह दिया, आपने खूब जो प्यार हमारी टीम के लिए दिया, उस सब के लिए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि जब आप शेयर करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो मैं और भी अच्छे तरीके से नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।